हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 में दो बुक है पॉलिटिकल साइंस का, एक जिसमें से एक है समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसका पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर से ऐसे यदि हम इसके बारे में बात करें तो शीत युद्ध से ऐसा महसूस होता है जैसे कि युद्ध जो ठंडा हो, क्या है कि नहीं, और उसका एक लंबे अवधि तक चला हो। ऐसी स्थिति एक लंबे अवधि तक रहा हो तो ये टोटल हो गया शीत युद्ध का दौर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। तो परिचय के रूप में जैसे कि इसमें मुख्य रूप से ये जानेंगे कि किस प्रकार से एक ऐसा समय था जब दो महाशक्तियाँ, विश्व स्तर पे दो महाशक्तियों का उदय देखा गया था। ये यूँ कहें कि विश्व स्तर पर दो महाशक्तियाँ उभर कर सामने आए थे और उन दोनों के मध्य में प्रतिस्पर्धा, सैनिक गठबंधन और विचारधारा को लेकर के संघर्ष चल रहा था, या बोल सकते हैं कि युद्ध चल रहा था। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उन दोनों के मध्य जो है कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई, या यूँ कहें कि रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, इस चैप्टर को एक संकट के साथ स्टार्ट करेंगे जो विश्व के तमाम देशों को, या यूँ कह सकते हैं कि विश्व को एक संकट में डाल दिया था। वो था क्यूबा मिसाइल संकट, विश्व क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, ये संकट सिर्फ क्यूबा के लिए नहीं था बल्कि पूरे विश्व के लिए था, क्योंकि इस दौरान पूरा विश्व सदमे में चला गया था। ठीक है, हालांकि ये स्टार्ट कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन क्या था, चलिए आगे जानते हैं। 1961 की अप्रैल में, ध्यान रखिएगा, 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा चूँकि क्यूबा जो है अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, और इसका जो जोड़ा है वो सोवियत संघ के साथ है, सोवियत संघ के साथ था। तो सोवियत संघ के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि कहीं क्यूबा पर अमेरिका आक्रमण न कर दे। ठीक है, तो क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव, जैसा कि हमने पहले भी कहा, क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। क्लियर है, क्यूबा सोवियत संघ से जुड़ा हुआ था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। जब सोवियत संघ के नेताओं को ऐसा लगा कि अमेरिका जो है क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, तब सोवियत संघ के नेता ने क्या किया, या सोवियत संघ के नेता ने क्या किया कि क्यूबा को ही सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला कर लिया। ठीक है, 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को कुछ समय बाद लगा। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, हालांकि सोवियत संघ ने तो क्यूबा में अपना हथियार वगैरह तैयार कर लिया था, वहाँ पे क्यूबा को एक अपना सैनिक अड्डा ही बना लिया था। ठीक है, और हथियार सब एकदम संपूर्ण रूप से वहाँ पे एकत्रित कर चुके थे सोवियत संघ के नेताओं ने। तो इस चीज़ के बारे में सोवियत संघ अमेरिका के नेताओं को या अमेरिकियों को बहुत
कुछ समय बाद पता चला इसके बारे में, तो लगभग 3 हफ्ते बाद पता चला। जैसे ही पता चला तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विश्व, जो कि अभी अभी कुछ समय पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध की मार को झेल चुका है, वो फिर से तृतीय विश्व युद्ध की भयावह स्थिति को न देखे। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं चाहते थे कि परमाणु युद्ध दोनों देशों के मध्य हो। तो कैनेडी ने क्या किया, तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। अपना कह सकते हैं कि अमेरिकी नेताओं ने अपना विरोध जताने के लिए ऐसा किया कि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा की तरफ जो आ रहे थे उसको वापस लौटने या रोकने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि तृतीय विश्व युद्ध हो, या यूँ कहें कि फिर से एक परमाणु युद्ध हो। ऐसी स्थिति में यह लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इन शॉर्ट, यदि बात करें संक्षेप में, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि क्यूबा, जो कि एक अमेरिका सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, इसका जुड़ाव जो है सोवियत संघ के साथ था, और सोवियत संघ इसे हर तरह से मदद प्रदान करता था। तो सोवियत संघ को ऐसा लग रहा था कि क्यूबा पे आज न कल जाकर के अमेरिका कभी हमला कर देगा। इस वजह से सोवियत संघ के नेताओं ने क्या किया, क्यूबा में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दी। जब इसके बारे में अमेरिका को पता चला तो उसने इसका विरोध करने के लिए, या यूँ कहें कि विरोध स्वरूप, सोवियत के जहाज़ों को क्यूबा की तरफ जो भी सोवियत जहाज आ रहे थे उसको रोका गया अमेरिकियों के द्वारा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति इस समय में उत्पन्न हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, जिसको कि क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। क्लियर है ये? चलिए अब आगे चलते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच, हालांकि क्यूबा मिसाइल संकट तो समाप्त हो गया कुछ समय बाद, लेकिन शीत युद्ध सोवियत संघ, अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा, जो लंबे समय तक चला। ठीक है, इन देशों के बीच पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। जो भी देश शामिल थे शीत युद्ध में, इनके मध्य में पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। क्लियर है? शीत युद्ध कहा जाता है ऐसा कि शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन या शक्ति संतुलन का मामला था, लेकिन ऐसा नहीं है। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक संगठन या सैनिक गठबंधन या शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। क्लियर है? चलिए आगे। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। इसी चीज़ को लेकर के विचारधारा की लड़ाई थी कि आखिर कौन सा सिद्धांत सबसे बेहतर है। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन का अगुवा जो कि अमेरिका कर रहा था, या पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था, और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक था। तो अमेरिका पश्चिमी गठबंधन का अगुवा था, और इस गुट का जो
मानना था या इसका जो समर्थन था वो किसके साथ था? उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद के साथ। इसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता थी समाजवाद और साम्यवाद के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये देख लिए हम लोग कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और शीत युद्ध थोड़ा बहुत जाने की क्या था। ठीक है, अब इसको शीत युद्ध को विस्तार से जानते हैं कि शीत युद्ध आखिर था क्या। तो शीत युद्ध जानने से पहले थोड़ा सा हम इससे पहले की चीज़ों को जानेंगे, पहले की घटनाओं को जानेंगे। तो दूसरे विश्व युद्ध जानते होंगे, दूसरा विश्व युद्ध के बारे में सुने होंगे। तो दूसरा विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ ही पूरा विश्व स्तर की जो राजनीति थी उसमें महत्वपूर्ण बदलाव आ गए इस वजह से। ठीक है, तो सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 की समाप्ति हो गई। कब हुई? तो 1945 में। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहा था अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन तथा फ्रांस। क्लियर है? मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस। और धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहा था जर्मनी, इटली और जापान। क्लियर है? इसके बाद यह युद्ध, हालांकि इसका जो क्षेत्र था द्वितीय विश्व युद्ध का, ये यूरोप तक ही सीमित नहीं था बल्कि यूरोप के बाहर भी फैला था ये। और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, जिसको कि अभी म्यांमार कहते हैं, और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ भागों तक था। ओके, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरू, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है उसी के साथ शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाता है या शीत युद्ध की शुरुआत होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों, याद रखिएगा इसको, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अमेरिका ने जब जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। हालांकि परमाणु बम अमेरिका द्वारा जो गिराया गया, इसके अमेरिकी फैसले के कई आलोचना भी हुई और इसके पक्ष में भी कई तर्क दिए गए। तो पहले देख लेते हैं। आलोचक का तर्क था कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, तो ऐसे में बम गिराना जरूरी नहीं। ठीक है, ऐसे में बम गिराना जरूरी नहीं था। इन आलोचकों का तर्क था कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। इन आलोचकों का तर्क ये था कि सोवियत संघ, अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि सोवियत संघ, या ऐसे कह सकते हैं कि अमेरिका ये बताना चाहता था सोवियत संघ को कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत था। ठीक है, अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि अमेरिका के इस फैसले के जो समर्थक थे उनका तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। ये समर्थकों का तर्क था। खैर, विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। दो महाशक्ति अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में, अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का मुख्य कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी के बस की बात नहीं है, किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं है। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो
कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से कौन विजेता है यह तय कर पाना असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता भी है, तब भी दूसरे देश के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अवरोध या यूं कहें रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। ठीक है, दोनों ही पक्षों के पास इस तर्क में दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। क्लियर है? इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद भी शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सकता। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो है गहन प्रतिद्वंद्विता थी, फिर भी शीत युद्ध जो है रक्त रंजित युद्ध का रूप न ले सका। ठीक है, शीत युद्ध में दो महाशक्तियां और उसके अपने अपने गुट थे। शीत युद्ध में दो महाशक्तियां और उसके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा काम करें, क्योंकि उनके साथ उनके गुट में जो देश जुड़े हुए थे, देश शामिल थे, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वे तर्कसंगत तथा जिम्मेदारी भरा काम करें। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब यह था कि संयम से काम ले और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचा रहे। संयम से काम ले और तीसरे विश्व युद्ध की जोखिम से बचा रहे, क्योंकि हो सकता था कि उनके कुछ गलत फैसलों से विश्व की दो महाशक्तियां आपस में भिड़ जाए और ऐसी स्थिति में पूरा विश्व में या यूँ कहें कि तृतीय विश्व युद्ध का जो विध्वंसक रूप है वो विश्व को देखने को मिले। इस वजह से उन गुटों के सभी देशों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जिम्मेदारी भरा काम करे और संयम से काम ले, जिससे कि तीसरे विश्व के जोखिम से बचा जाए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। शीत युद्ध के दौरान ये भी देखने को मिलता है कि दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। इस दौरान क्या हुआ था? शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां विश्व के अधिकांश या यूँ कहें कि विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। मतलब कि दोनों ही शक्तियां चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे साथ हो। क्लियर है यहाँ तक? दुनिया दो गुटों में के बीच स्पष्ट रूप से बट गई थी। जब दोनों महाशक्तियां ये तय कर लेते कि ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे साथ हो, तो इस तरह से दुनिया जो है दो गुटों में बढ़ता जा रहा था, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। ठीक है, ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उनके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके। ये देशों के पास विकल्प था कि वो दोनों महाशक्तियों में से किसी एक के साथ जुड़े और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। इन देशों को जो भी देश गुट में शामिल होते थे उसे स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिलता था, हथियार तथा आर्थिक मदद भी मिलती थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। महाशक्तियों द्वारा जो गठबंधन की व्यवस्था की गई थी, इससे पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में देखा गया।
यूरोप में देखा गया। पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत खेमे में शामिल हो गया। या यूँ कहें कि पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे में शामिल हो गया, और इसीलिए इसको कभी कभी पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो भी कहते हैं इसको, की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। ठीक है। इस गठबंधन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। संगठन में जितने भी देश शामिल थे उसके लिए ये था कि यदि किसी देश के ऊपर, संगठन में शामिल सभी देशों में से किसी भी देश के ऊपर यदि हमला होता है तो संगठन में शामिल सभी देश उस पर उसे जो है अपने ऊपर हमला मानेंगे। क्लियर है? इसके साथ ही नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। ये भी उसका उस देश की घोषणा थी, ये संगठन की घोषणा थी। क्लियर है? तो पहला ये नाटो का काम क्या था? पहला काम ये कि नाटो में शामिल सभी सदस्य देशों में से किसी भी देश, तो नाटो में जितने भी देश शामिल थे तो उसकी अपेक्षा होती थी कि उसमें से किसी पर भी यदि हमला होता है तो वो अपने ऊपर हमला मानेंगे, साथ ही साथ नाटो में शामिल सभी एक देश जो है एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना। जिस प्रकार पश्चिमी गठबंधन को नाटो, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन के रूप में दिया जिसका नाम था नाटो, उसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन ने भी अपने आप को एक संधि के तहत जोड़ रखा था जिसका नाम था वार्सा संधि। क्लियर है? वार्सा संधि की अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। ये वार्सा संधि में शामिल देशों का काम था। क्लियर है? पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया और इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। नाटो के अलावा अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में क्या किया गया, अमेरिका ने क्या किया, एक संगठन के माध्यम से उसको भी अपने साथ ले लिया। इस संगठन को नाम दिया गया दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन, सीटो और सेंटो। क्लियर है यहाँ तक? शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बट जाने का खतरा पैदा हो गया था। ये तो पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि महाशक्तियाँ विभिन्न देशों को अपने साथ मिलाना चाहते थे, जिस वजह से विश्व दो गुटों में बंटने लगा था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को यह चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ ही खो न बैठे। तो ऐसे में उसके पास उन नए देशों को चिंता सता रही थी कि वो किसी न किसी के साथ शामिल हो जाए। अब उस किसी के साथ यदि शामिल होता है तो वो जो आज़ादी, जिस मशक्क़त से उन देशों ने अपने आप को आज़ाद किया, उनकी आज़ादी फिर से ना छिन जाए, वो आज़ादी को पाने के साथ ही खो ना बैठे, इसकी चिंता उन्हें सता रही थी। अब एक सवाल आता है कि महाशक्तियों के पास महाशक्तियाँ जो है हथियार, आर्थिक रूप से मतलब हर तरह से संपन्न थे, फिर भी वो छोटे देशों के साथ क्यों जोड़ना चाहते थे, संगठन क्यों बनाना चाहते थे? उनके पास इतनी क्षमता थी कि वो विश्व के किसी भी क्षेत्र में किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे, फिर भी वो छोटे देशों को अपने साथ मिलाना क्यों चाहते थे? ये एक सवाल है जिसका जवाब यहाँ पे है
छोटे देश जो है निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। किन कारणों से? तो पहला है महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे तेल और खनिज। इस वजह से छोटे देश महाशक्तियों के बड़े काम के थे। ठीक है। दूसरा है भू क्षेत्र जहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। छोटे देशों को अपने साथ मिलाने से क्या हुआ कि महाशक्तियों का जो प्रभाव का दायरा है वो बढ़ता गया, जैसे कि वो अपनी सेना का संचालन दूर तक कर सके, हथियार को दूर तक ले जा सके। क्लियर है। सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट है आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सके। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन किसी को भी यदि समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में बता सकते हैं क्या उनका प्रश्न है। अपना प्रश्न आपके ही शब्दों में आपको दिया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।